प्रशांत किशोर जी अगर सिंगल मेजॉरिटी नहीं बना पाए तो क्या वो भी अपने बच्चों को कसम खाते हैं कि मैं भी इन दोनों से नहीं जुड़ूंगा? मेरे बच्चे तो नहीं, मेरा एक बच्चा है, मेरा एक ही बेटा है और मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये तो बात कर रही ना आपने, इसमें बच्चों को क्यों नहीं लाया? आप दुनिया के बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल कि आप अपने बच्चों का आंखों में देखिए, आप भी अपने बच्चे को दिमाग में रखिए और आप कहिए कि मैं भी कह रहा हूं कि मैं अपने बच्चे को दिमाग में रख कह रहा हूं कि मैं बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी से नहीं जुड़ूंगा। भाई मेरे, हम इसको आप जैसे ही मैं कहूंगा आप कहोगे ये तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। आपने कहा कि देखो लालू जी को यादव समाज का नहीं फिक्र है, अपना लड़का बनवा दिए, तुम्हारा लड़का थोड़ी ना बना। सबसे आप ऐसे पूछते हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का नौवा नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि बिहार का राजा बने। लोग पूछते हैं कि प्रसाद जी जीत कर आ गए तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, और जात पात तो आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने जो भी एक बड़ा कार्यक्रम किया उसमें आपने कह दिया कि जो हमारा अध्यक्ष होगा वो इस जाति से आ सकता है। आज बिहार की जो मैं बड़ी समस्या देखता हूँ, लड़का पलायन करना पड़ता है, छोटे छोटे पैसों के लिए दिल्ली में काम कर रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी बदहाल है, स्कूल कॉलेजेस उस हिसाब से नहीं है, सब कुछ बदहाल है। अब ये कैसे बदल जाएगा? आपकी सरकार मान लीजिए बन भी गई, जैसे फिर मैं केजरीवाल जी को लाऊंगा। बिहार में पूंजी की उपलब्धता को ठीक कर दिया जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रिवर्स किया जा सकता है। ये बात आप नीतीश जी को क्यों नहीं समझा पाए? अब जनता पूछती है कि जनस्वराज में टिकट पाने का क्या आधार होगा? बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जो मुझसे कहे कि प्रशांत जी ने कहा था कि सारे यूट्यूब पत्रकारों को बचा लेंगे, कोई केस हुआ बाद में भुला गए। अब वो कह रहे हैं कि हमको डर लग रहा है कि प्रशांत जी के इर्द गिर्द बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, हम लोग को डर है कि जो युवाओं में उम्मीद थी कि झंडा हम बुलंद किए, टिकट नेताजी का लड़का ले जाएगा। एक इंटरव्यू में और बड़ा वायरल आपका हुआ पानी पीने, करण थापर जी, करण थापर मेरे बड़े मित्र हैं। ऐसा नहीं है कि करण थापर से मैं कोई डर रहा हूं कि मैं इंटिमिडेट हो जाऊंगा। काम छोड़ दीजिए, पैसा छोड़ दीजिए। अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया हो तो हम ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे। मोदी जी का, नीतीश कुमार का ही झंडा लेकर घूमेंगे। आप 19 में तो हम नहीं आए थे, तब तो मोदी जी प्रधानमंत्री थे नहीं। लार्जर देन लाइफ तो आपे बना दिए ना। ठीक है भाई, हो गया। मान लीजिए हमसे गलती होगी तो प्रायश्चित भी हम ही कर रहे हैं। फिर नीतीश जी को बनवा दिया, धूल हम ही फांक रहे हैं। नीतीश जी को तो फिर बनवा दिया। अरे एक मुस्लिम अपीसमेंट की बात चल रही है। मुसलमान सिर्फ भाजपा के डर से वोट देता है और यही बात मैं मुसलमानों को कह रहा हूं। उन्हें इस बात का भी डर है कि प्रशांत किशोर मुसलमानों से बात कर रहे हैं, कहीं वोट कटुआ ना बन जाए वो। ये बात आप अपनी जात वालों को क्यों नहीं समझाते, सवर्णों को, जो बीजेपी का वोटर है? मुसलमानों के बीच में जाकर मैं मोदी जी की क्या चर्चा करूंगा? वो तो वैसे ही उनकी बात नहीं सुनना चाह रहे। हो सकता है प्रशांत किशोर वही काम कर दें जो काम चिराग पासवान ने पिछली बार कर दिया था। महिलाओं की भागीदारी के बारे में आपकी पार्टी में क्या सीन है? जनस्वराज की सरकार बनी, 15 मिनट में शराबबंदी हटाकर फेंक देंगे। लोग कह रहे हैं कि भैया इससे तो महिला नाराज हो जाएगी। मैंने होता है, होने दो। चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी चाहिए। आदमी पूछ रहा है कि भैया इतना पैसा आया कहां से? बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, इनके जो जुड़े हुए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे यह पैसा ले। इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सब बिजनेसमैन हो, छोटे हो, बड़े हो, नेता भी हो, बहुत लोग दे रहे हैं पैसा, बहुत लोग दे रहे हैं। दूसरी पार्टी के भी दे रहे हैं। अब लोग मन में सवाल यह है कि जो आदमी पैसा दे रहा है कुछ उम्मीद तो वो भी कर रहा होगा। प्रशांत किशोर जी मोदी जी के साथ रहे, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन या ममता बनर्जी बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट लोग हैं। तो आप क्या देख के चुनते थे? पैसा देख के चुनते थे? योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में बीजेपी का फ्यूचर कौन है? मैं इतना जानता हूं कि भाजपा का लीडर जो भी होगा वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा हार्डलाइनर होगा। अभी जातिगत जनगणना की बात चल रही है तो जातिगत जनगणना के पक्ष में है, लेकिन मैजिक नहीं होगा। ये मैजिक नहीं है और चुनावी फायदे के लिए जो लोग ये बात कह रहे हैं वो देश को गुमराह कर रहे हैं। भैया आप खुद 60 वर्ष सरकार में थे। बिहार को ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, नीतीश जी ने या लालू तेजस्वी परिवार? ज्यादा डेमोक्रेटिक कौन है, नरेंद्र मोदी या ममता बनर्जी? अब लेंस लगाकर देखना पड़ेगा, थर्ड एम्पायर को भेज तो के। अंदर से देखिए ना। बिहारियों के आन बान के सवाल है और पहली बार हम लोग ये दिखाएंगे कि भैया बिहार में सारे लोग अनपढ़ नहीं है। जो गंजी के शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले वही नेता बिहार का नहीं है। अब की बार प्रशांत किशोर की सरकार अगर 130-40 सीट आई तो मैं उसको अपनी बहुत बड़ी हार मानूं, अर्श पर या फर्श पर। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में देखते हैं प्रशांत किशोर और शुभंकर मिश्रा के साथ में कैसे प्रशांत किशोर ने दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु सारे जगह पे जीत हासिल करा करके किसी न किसी को मुख्यमंत्री बना करके और अब की बार बिहार में अपनी राजनीतिक व्यवस्था को इस तरह से स्पष्ट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि बिहार के लोग भी विकास कर सकते हैं, विकास हो सकता है बिहार में भी। बस बिहार को बदलने की ज़रूरत है और अब की बार
बिहार के लोग इसे बदल के रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा और अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। इस समाज को जगाने का एकमात्र तरीका है जब आप 5 साल लिटरली नरक की जिंदगी जी रहे हैं, 5 साल रो रहे हैं, यहाँ पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, घर नहीं है, नाली नहीं, गली नहीं, और 5 बरस के बाद कोई आता है, जात का धर्म का नशा खिलाता है और उसको वोट दे देते हो। उस समय वो नशा उसको न चढ़े, उसको रोकने का एक ही उपाय है बच्चों की कसम, कि अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर, और ये मैं पूरे सभा में हर गांव में कराता हूं, अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर बोलो। और लोग बोलते हैं, लोग बोल रहे हैं, हर गांव में बोल रहे हैं। भावुक करने वाली चीज है कि अपने बच्चों के लिए वोट दो, और मैं कहता हूं जिसको देना है दो। ये कभी नहीं कहा कि जनसुराज को दो, कभी नहीं कहा प्रशांत किशोर को दो, आगे भी नहीं कहूंगा। यही कह रहा हूं कि एक ही संकल्प लो, इस बार नेताओं के बच्चों को नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। सारा बात क्या आप अपने ऊपर कहते गुड़ खा गुलगुले से परहेज कर लिए। तो ये स्ट्रेटजी नहीं तो है, पूरा नेता बन गया। इस समाज को जगाने का शायद एकमात्र तरीका है। अच्छी बात है, क्योंकि आप देखिए हम लोग यहाँ सबसे बड़ा व्रत क्या है? छठ। छठ का व्रत लोग क्यों करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं। इस गरीब बदहाल बिहार में साल भर मजदूरी करने वाला आदमी एक बार जीवन में अगर उसको छुट्टी लेना है तो छठ में लेता है। क्यों? दिवाली नहीं आते, दिवाली में नहीं आएगा मैंने, हाँ। छठ, वो होली में नहीं आएगा, छठ में आएगा। हाँ। क्योंकि लोगों की ऐसी मान्यता है कि छठ से उनके बच्चों का कल्याण होगा। ठीक बात। इसलिए जनसुराज सिर्फ और सिर्फ बच्चों की बात कर रहा है। मैं अब इसी को क्वेश्चन पलटता हूं, इमोशनल बात पे इमोशनल सवाल पूछता हूं। आपने प्रशांत किशोर जी कहते हैं अपने बच्चों के सर पे हाथ रख कसम खाओ। कसम नहीं खाओ, मतलब उनको देखो, अपने बच्चों के चेहरा को देखो और उसके आधार पर। चलिए अभी आपने एक बार कभी नहीं, कसम खा के मैं दूसरी चीज ठीक पूछता है, हूं। चल हम सवाल अलग है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं जिन्होंने बिहार को बदहाल किया उनको वोट ना दो, नेताओं को बच्चों की आंखों में देखो। प्रशांत किशोर जी अगर सिंगल मेजॉरिटी नहीं बना पाए तो क्या वो भी अपने बच्चों को कसम खाते कि मैं भी इन दोनों से नहीं जुड़ूंगा? मेरे बच्चे तो नहीं, मेरा एक बच्चा है, हाँ। मेरा एक ही बेटा है, और मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल ही नहीं पैदा होता है। जनसुराज 200 ये आप भी कहिए ना, बच्चों का आप कह रहे थे। मैं कह रहा हूं, हाँ। आ रहा हूं उस पे, पूरी बात सुन लीजिए। जनसुराज 243 सीट लड़ेगा, 242 नहीं, तो कोई अलायंस किसी भी तरह का सवाल ही नहीं पैदा होता है। प्री दूसरा, मेरा अपना आकलन है कि जनसुराज या तो अर्श पर या फर्श पर, लेकिन अगर आपकी बात मान ही ले कि भैया कोई ऐसी स्थिति बन जाए या आपकी पूर्ण बहुमत न बने, तो जनसुराज और प्रशांत किशोर 5 साल फिर पैदल चलेंगे, फिर लोगों को समझाएंगे, तभी वापस आएंगे। ये तो बात कर दी ना आपने, इसमें बच्चों को क्यों नहीं लाया? आप दुनिया के बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल कि आप अपने बच्चों का आंखों में देखिए। आप भी अपने बच्चे को दिमाग में रखिए और आप कहिए कि मैं भी कह रहा हूं कि मैं अपने बच्चे को दिमाग में रख कह रहा हूं कि मैं बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी से नहीं जुड़ूंगा। भाई मेरे, हम इसको आप जैसे ही मैं कहूंगा आप कहोगे ये तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था। अरे उनको तो वो तो उसकी बदल बात गए, छोड़ दीजिए। वो तो बदल गए, आप तो कह रहे हो नहीं छोड़ बदल दीजिए। मैं जो कह रहा हूं आप उसको लिख लीजिए। जनसुराज किसी से गठबंधन, किसी भी तरह का गठबंधन, ना प्री ना पोस्ट, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। मैं कह रहा हूं अगर हमको 0 सीट आएगा तो प्रशांत किशोर 5 साल और चलने को तैयार हैं, लेकिन बिहार को बदले बगैर मानेंगे नहीं। चाहे हमको 5 साल चलना पड़े कि 2 साल चलना पड़े, बदले बगैर मानेंगे नहीं। अब ठीक है, अब जनता का एक और सवाल। आपकी सरकार बन गई, अब आपने कहा कि बिहार का बच्चा पलायन कर रहा है। आज बिहार की जो मैं बड़ी समस्या देखता हूं, लड़का पलायन करना पड़ता है, छोटे छोटे पैसों के लिए दिल्ली में काम कर रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी बदहाल है, स्कूल कॉलेजेस उस हिसाब से नहीं है, सब कुछ बदहाल है। हाँ, मतलब एक होता है कि प्रदेश में बदहाली है, बिहार में बदहाली में प्रदेश चल रहा है जी। अब ये कैसे बदल जाएगा? आपकी सरकार मान लीजिए बन भी गई, जैसे फिर मैं केजरीवाल जी को लाऊंगा। बिल्कुल केजरीवाल जी जब आए बिल्कुल ठीक बात, झोला था, अब कह रहे जी हम क्या करें जी, सारी समस्या तो उधर थी। छोड़िए, तो अब आप छोड़िए, आप हमसे ही पूछिए। हाँ, आप कैसे बदल दोगे? कैसे बदल देंगे? तो पहली बात की जो भी बदलने का रास्ता है, जो भी वादे हैं, जो भी आगे का प्रोग्राम है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका पूरा ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। ये नहीं बताएंगे सिर्फ कि कहेंगे कि नौकरी दे देंगे, ये बताएंगे कि नौकरी कैसे देंगे, पलायन कैसे रोकेंगे। तो जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन, मैं उसका एक आंसर देता हूँ, क्योंकि अगर 200 बात पे बोलेंगे 2 घंटा लगेगा। हाँ, सही बात है। लोगों को लगता है पलायन कैसे रोक दीजिएगा बिहार में। सही बात है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे रोक देंगे। कैसे? बिहार में श्रम का पलायन क्यों है, पहले इसको समझिए। बिहार में श्रमिकों का, मजदूरों का पलायन इसलिए है क्योंकि यहां से पूंजी और बुद्धि का पलायन है। बिहार से आपको, आप पत्रकार हैं, आरबीआई का आंकड़ा निकालिए, पिछले
30-32 सालों में 1990 के बाद बिहार के बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया यहां से पूंजी दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया। आरबीआई एक आंकड़ा जारी करता है सीडी रेशियो। देश भर में सीडी रेशियो 70-75% होता है, मतलब जितना पैसा आप बैंक में रखते हैं 70-75% पैसा बैंक लोन के तौर पर आपको देता है, समाज को देता है, ताकि आप घर बना सकें, गाड़ी खरीद सकें, रोजी रोजगार कर सकें। बिहार में सीडी रेशियो है एवरेज 40%। लालू जी के जमाने में 18% था, अभी नीतीश की सरकार में 40% है। इसका परिणाम क्या हो रहा है? पिछले वित्तीय वर्ष में बैंकों ने यहां से 2,60,000 करोड़ रुपया दूसरे राज्यों में ट्रांसफर किया है। ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100, 105। अब इसका असर क्या होता है? मान लीजिए कि अगर आपको लोन न मिले तो आप गाड़ी खरीद पाएंगे? अगर आपको लोन न मिले तो क्या आप अपना बिजनेस कर पाएंगे? अगर बिहार के लोगों को नोएडा में घर खरीदना है, उसको लोन नोएडा में मिल जाएगा, लेकिन बिहार के आदमी को पटना में घर बनाना है, बैंक वाला लोन नहीं देगा। तो जो पूंजी की उपलब्धता है वो सबसे जरूरी है। तो जो हम लोग बना रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा दो कि वो व्यवस्था और राज्य पर बोझ ना बने। 15 साल से 45-50 साल के लोगों को, जिनको फिर से पढ़ाया नहीं जा सकता है, उनको आप पूंजी उपलब्ध कराओ ताकि वो रोजी रोजगार कर सके। इसके लिए सर फंड आना होगा। नहीं, फंड तो आपको बता रहे हैं, कॉलेज के फंड बजट से नहीं आना है। अगर यहाँ के बैंक, हमको बाहर से पैसा नहीं चाहिए, जो आएगा वो बात का देखा है। बिहार की गरीब जनता ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 4,61,000 करोड़ रुपया बिहार के बैंकों में जमा किया, और अगर देश का औसत सीडी रेशियो आप देखेंगे तो बिहार में लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया लोन मिलना चाहिए था। लोन मिला 1,60,000 करोड़। तो हम लोग का तो 1,20,000 करोड़ रुपया ऐसे ही चला गया। बिहार का पूरा बजट है 2,40,000 करोड़। आप बजट की चर्चा कर रहे हैं, और 2,60,000 करोड़ रुपए जो हम लोग के बचत का पैसा है, जिससे यहाँ के लोग मोटरसाइकिल खरीदते, गाड़ी खरीदते, घर बनाते, बिजनेस करते, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब आप एक मिनट, हाँ, आप कहिएगा भाई बिहार में नहीं हो रहा है, तो इसकी तो कोई चर्चा हुई नहीं कभी। मेरे भाई, ये बैंकों की स्वायत्तता नहीं है कि वो जितना पैसा चाहें उतना ही लोन दें। एक वैधानिक उन पर ये उनकी जिम्मेवारी भी है कि उनको 70% पैसा लोन के तौर पर देना ही देना है। बजाब्ता मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में एक कमेटी होती है जो कि हर महीने जिसको देखना है कि ये पैसा पूंजी लोगों को उपलब्ध हो। लेकिन बिहार में जैसे टीचर, दरोगा, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बात नहीं सुन रहा है सरकार की, वैसे बैंकर भी नहीं सुन रहे हैं। हाँ। एक मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप इसका एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए कि आप एक युवा हैं जिसको बाल काटने आता है बिहार में, आपके पास 20,000 रुपया है। आप बैंक में गए कि अगर हमको 80,000 रुपया लोन मिल जाए तो मैं एक सैलून डाल दूंगा, 4-5 लोगों को रोजगार भी दूंगा, अपना परिवार भी चलाऊंगा। बैंक से लोन मिला नहीं। अब आप 20,000 का इस्तेमाल कैसे करेंगे? 5,000 रुपया किसी जॉब के दलाल को देंगे, ठेकेदार को देंगे, जो आपको बॉम्बे में किसी सैलून में नौकरी दिलाएगा। 5,000 रुपया का ट्रेन का टिकट, बस का खरीदेंगे, वहां जाकर खोली में रहने का, स्लम में रहने का एडवांस देंगे। वो 20,000 का मूलधन भी गया, बॉम्बे में खर्चा हो गया। और जो आदमी यहाँ पर सैलून चलाकर एक छोटा व्यवसायी इंटरप्रेनर हो सकता था, 4 लोगों को रोजगार दे सकता था, अब वो बॉम्बे में जाकर मजदूरी कर रहा है, बाल वहां भी काट रहा है। बाल काटने उसको आता है, लेकिन वो बाल पूंजी के अभाव में मजदूर बन के काट रहा है। अगर उसको पूंजी होती तो बिहार में वो छोटा इंटरप्रेनर बन के होता है। आप नोएडा में देखिए, दिल्ली में देखिए, बॉम्बे में देखिए, जितने लोग काम कर रहे हैं, घर बनाने वाले, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, फॉल सीलिंग वाले, सब यूपी बिहार के लोग हैं। ठीक है। अब मेरे भाई, अगर बिहार में घर बनेगा तो वो लड़का दिल्ली में क्यों काम करेगा? मैं 100% और बिहार में घर कब बनेगा? पुराने जमाने में, हम लोग के पिताजी के टाइम में, उनके जनरेशन में घर कैसे बनता था? आपने 2 साल पैसा कमाया, कुछ पैसा बचाया, 4 कमरे बनवाए, फिर लिंटर करवाया, फिर पैसा आया तो 2 कमरे और बनवाए। अब क्या है? आप जाते हैं बैंक में, आपको 50 लाख रुपया लोन मिलता है, आप घर पूरा बनाते हैं। अगर उतने घर बन रहे हैं तो उतना ज्यादा सीमेंट कंज्यूम हो रहा है, उतने ज्यादा रोजगार के अवसर आ रहे हैं। तो जो हमारे साथ दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट, जिनको मैंने साथ में जोड़ा है, जो हम लोगों ने मॉडल बनाया है कि अगर बिहार में पूंजी की उपलब्धता को ठीक कर दिया जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रिवर्स किया जा सकता है। ट्रू, फैक्चुअल। मुझे ये बात समझ में भी आ रही जो आप बता रहे हो, मुझे समझ रहा हूं। लेकिन फिर मेरे मन में एक बहुत मासूम सा सवाल आ रहा है जो शायद बहुत सारे दर्शकों के मन में आएगा।
कि ये बात आप नीतीश जी को क्यों नहीं समझा पाए? इसलिए नहीं समझा क्या पाए, आपकी पार्टी में बड़े पद पर थे? नहीं, बड़े पद पे नहीं थे। मैं नीतीश जी की सरकार 15 में बनी, सब मैं ही कर रहा था। हाँ। इसलिए नहीं कर पाए कि नीतीश जी जिस विचारधारा से आते हैं उनके लिए पूंजी जो है वो टैबू है। बिहार को जिन लोगों ने चलाया है, ये समाजवाद के नाम पर, इनके लिए पूंजी, कैपिटल, कैपिटलिस्ट, वेल्थ क्रिएशन इटसेल्फ इज ए टैबू। दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ विदाउट थिंकिंग अबाउट कि अगर वेल्थ क्रिएट नहीं करोगे तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे। तो समानता समाज में लाने के दो तरीके हैं। जो ऊपर है, नीचे वाले को ऊपर खींच के सबको बराबर किया जा सकता है। तो बिहार में ये जो डिस्टॉर्टेड सोशलिज्म है, इसमें एक नई तरह की व्यवस्था बनाई गई। इसमें इन नेताओं ने तय किया कि सबको नीचे ला दो, तो बन गया समता मूलक समाज। बिहार में पहले, मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूं बिहार में, हम लोग के यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, कभी भी नहीं रही है। लेकिन हर प्रखंड में, जिले में आप लोगों से पूछिएगा, 1-2 विद्यालय ऐसे थे जहां आप पढ़िएगा, पटना कॉलेज आ गए, पटना साइंस कॉलेज आ गए, तो आपका जीवन बदल जाएगा। नेतरहाट यहाँ ही पर बिहार में था, जहां से 1500 से ज्यादा IAS IPS एक स्कूल से निकले हैं। नोबा का एसोसिएशन, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा IAS IPS अगर किसी एक स्कूल से आए होंगे, वो नेतरहाट बिहार का स्कूल है। लेकिन ये जब ये नई समाजवादी समतामूलक व्यवस्था बनी, तो इसमें नीतीश कुमार ने क्या किया कि शिक्षा को समतामूलक बनाने के चक्कर में हर गांव में इन्होंने विद्यालय खोल दिए, विद्यालय के नाम पर भवन बना दिए। नतीजा क्या हुआ? स्टेट के पास उतना रिसोर्स है नहीं कि उतनी बड़ी व्यवस्था को सपोर्ट करे। तो जहां भवन बना वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, जहां तीनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां सब है वहां पढ़ाई नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूं, जहां सब है वहां पढ़ाई नहीं है। आप साइंस कॉलेज में चलिए, CB रमन ने वहां आकर लिखा है फिजिक्स के लैब में कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिजिक्स लैब आई हैव सीन एट दिस लेवल ऑफ कॉलेज एनीवेयर इन ईस्ट एशिया। उस साइंस कॉलेज में लोग कहते हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षक का क्वालिटी खराब है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब हो गया। कोई कहेगा कि खिचड़ी बट रहा है इसलिए खराब हो गया है। मेरा उनको सवाल होता है कि भाई, खिचड़ी तो 6वीं क्लास तक बट रही है, 7वें 8वें क्लास में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? नियोजित शिक्षक तो स्कूल में पढ़ा रहा है, पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? ये इसलिए नहीं हो रही है कि कहीं ना कहीं पिछले 25-30 साल में समाज और सरकार दोनों, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। सही बात। जो शिक्षा और शिक्षण संस्थान है बिहार में, वो सिर्फ सरकारी अनुदान और कुछ सहायता बांटने का केंद्र बन गए हैं। तो यहां बिहार में साइकिल योजना चलती है, तो जो गार्जियन है वो आकर मास्टर साहब से झगड़ा करता है कि मेरा साइकिल का पैसा कब आएगा, मेरा कपड़ा का पैसा कब आएगा। लेकिन वो ये नहीं पूछता है कि पूरे साल गणित के तो टीचर यहां है ही नहीं। ठीक बात। और समाज ने भी इसको ऐसे मान लिया और सरकार ने भी इनका इस्तेमाल कैसे शुरू किया। जितने शिक्षक हैं, इनसे कभी आप स्वच्छता अभियान चलवा रहे हो, कभी इनसे वोटर बनवा रहे हो, कभी इनसे आप झाड़ू लगवा रहे हो, नीतीश कुमार उससे कभी शराबबंदी का काम करवा रहे हैं। तो ठीक बात। ये जिस दिन समाज और सरकार की प्राथमिकता, ऐसा नहीं कि हम लोग शिक्षा पे खर्च नहीं कर रहे हैं। बिहार सरकार में टोटल 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हम लोग शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, और 50 बच्चा भी यहां से पढ़कर नहीं निकल रहा है। तो ऐसी बात नहीं आप कह रहे कैसे सुधरेगा, बिल्कुल सुधार होगा। ठीक बात। बिहार में महिला साक्षरता एक बहुत बड़ा इशू है। एक तो साक्षरता ही बड़ा इशू है, ऊपर से महिला साक्षरता उससे बड़ा इशू है। जी। आपकी पार्टी का संविधान बन रहा था, कुछ राहे बगाहे कहीं से कान में सुनाई पड़ा कि उसमें महिलाओं की भागीदारी कम है, कुछ ने कहा है। हमने कहा पूछ लेंगे सीधे आपसे, आप बता देंगे। महिलाओं की भागीदारी के बारे में आपकी पार्टी में क्या सीन है? बिल्कुल, हम लोगों ने तय किया है कि एज ए फर्स्ट स्टेप, क्रेडिबल स्टेप, एक पूरे इस अभियान में हमने एक तय किया है कि हम लोग वोट के लिए गलत बात नहीं बोलेंगे। जैसे मैं कंट्रोवर्शियल बातें बोलता हूं कि बिहार में भूमि सुधार लागू होना चाहिए। मुझे किसी ने पूछा कि भाई आप ये बोलिएगा तो सवर्ण नाराज हो जाएगा। मैंने कहा तो होता है तो हो जाए। मुझे लोगों ने कहा, मैं पहला आदमी हूं जो कह रहा हूं कि जन स्वराज की सरकार बनी, 15 मिनट में शराबबंदी हटाकर फेंक देंगे। लोग कह रहे हैं कि भैया इससे तो महिला नाराज हो जाएगी। मैंने होता है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। झूठ नहीं बोलेंगे, जो सही लग रहा है वो बोलेंगे, जो जमीन पर देख रहे हैं वो बोलेंगे। और लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि आदमी बोल रहा है बहुत कठोर बात, लेकिन अच्छी सही बात बोल रहा है। तो महिला के भागीदारी के लिए हम लोग कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि ये संभव नहीं है कि कल तक महिला बिल्कुल घर में है और कल मैं आकर कह दूं कि उसको 50% भागीदारी मिल जाएगी। लेकिन हम लोगों ने एक क्रेडिबल बात कही है कि हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक महिला नेत्री को हम लोग चुनाव जरूर लड़ाएंगे। तो मतलब बिहार में 40 जन सुराज की उम्मीदवार जरूर महिला होंगी और अपने आप में वो 40 उम्मीदवारों का लड़ना बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी। आज तक किसी दल ने यहाँ 40 महिलाओं को विधानसभा में टिकट नहीं दिया है एक साथ। तो जन सुराज का ये अभियान है, ये संकल्प है और हम लोग इस बात को भी संविधान में महिलाओं की भूमिका रही जो लिखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो अभी 121 सदस्यीय संविधान बनाने वाली जो कमेटी है उसमें 14 महिलाएं हैं। 14 महिलाएं और आपको लिस्ट में दे दूंगा, उसको चेक भी कीजिए आप कि 14 महिलाएं हैं कि नहीं। और ये भी देखिए कि उन महिलाओं का कैलिबर क्या है। ये खाली मत देखिएगा कि खाली महिला है, उनका प्रोफाइल भी है। और मैं चाहता हूं कि आप उन महिलाओं का कैलिबर देखिए कि किस कैलिबर की महिलाओं को यहां पर रखा गया है। ठीक बात, आपने कहा 40 लड़ाएंगे, अच्छी बात है और महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, महिलाओं को होना चाहिए। लेकिन अब एक सवाल आता है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी चाहिए जी। और प्रशांत किशोर जी हर जगह छाती ठोक कहते हैं पैसा चिंता मत करो जी, अभी भी कह रहे और हैं। कोई पूछता है तो कहते हैं पुराने दोस्त बनाए थे, हो जाता है जी। अब एक कहावत है ना कि भाई जब सियासत में बीच का मरहला नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है। अब आप नेता ना होते तो कोई कुछ ना पूछता, अब आप नेता है तो हर आदमी खोद खोद के पूछेगा। पूछना चाहिए। तो खोद के आदमी पूछ रहा है कि भैया इतना पैसा आया कहां से। हर रोज आपका लाखों खर्चा है। अभी जो कार्यक्रम की क्या जबरदस्त भीड़ थी, यहाँ आदमी पत्रकार को बुलाता तो वो भी एक बार कुछ ब्रेकफास्ट खा के जाते हैं। आपको तो नहीं खिलाया मैंने हमको तो अभी चलिए नहीं खिलाया, उम्मीद करेंगे रात को चाय पानी पिलाएं। लेकिन इतना पैसा कहां से ला रहे हैं? ठीक बात है, एकदम बिल्कुल सही बात कहा। इस अभियान के लिए जो पैसा है वो पैसा उन लोगों से ले रहे हैं जिन्होंने मैंने मदद पिछले 7, 8, 10 साल में करी है। और इसका मतलब नहीं सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, उन पॉलिटिकल पार्टी या उनके जो बेनिफेक्टर्स हैं, जिन राज्यों में मैंने लोगों को चुनाव जिताने में मदद की, उन राज्यों में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं जिन्होंने मेरा काम देखा है, जिनको थोड़ा बहुत ये विश्वास है कि अगर प्रशांत किशोर कुछ प्रयास कर रहा है तो इससे कुछ अच्छा निकल सकता है। मैं उनसे हाथ फैला रहा हूँ, उनसे मांग रहा हूँ कि इस अभियान को करने के लिए आप मेरी मदद कीजिए और लोग मदद कर रहे हैं। मतलब लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, इनके जो जुड़े हुए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे आप पैसा ले। इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सब बिजनेसमैन हो, छोटे हो, नेता बड़े भी हो, नेता भी हो, बहुत लोग दे रहे हैं पैसा, बहुत लोग दे रहे हैं, दूसरी पार्टी के भी दे रहे हैं, गजब दे रहे हैं। और सुनिए, लेकिन ये पैसा सिर्फ अभियान के लिए मांगा जा रहा है। जब ये दल बनेगा और हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उसका पैसा कहां से आएगा? उस पैसे की जो व्यवस्था हम लोगों ने की है कि बिहार में जन सुराज का संकल्प है। जैसे आपने 2012-13 में पहली बार देखा सोशल मीडिया का प्रयोग, तो वैसे आप डिसेंट्रलाइज फंडिंग देखेंगे पहली बार बिहार में। हम लोग का लक्ष्य है कि 2 करोड़ बिहार के लोगों से 100 रुपया लिया जाएगा। हम लोग वो व्यवस्था बना रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से 100 रुपया जन सुराज को भेजिए, 100 रुपया, ज्यादा नहीं। और अगर 2 करोड़ लोग 100 रुपया देंगे तो 200 करोड़ रुपया जमा हो जाएगा। और वो पैसा काफी है बिहार में गरीब से गरीब आदमी को भी चुनाव लड़ाने के लिए। और इसकी पूरी जो पिरामिड हम लोगों ने बनाई है कि 2 करोड़ लोग 100 रुपया दे, 2 लाख लोग 1000 रुपया दे, और कम से कम 13 करोड़ की आबादी है बिहार की, और कम से कम 2000 आदमी ऐसा जरूर हो जो लाख रुपया दे। ये फंडिंग का पूरा ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाए हैं। 2 अक्टूबर के बाद से आप इसको चेक कीजिए और मेरी गर्दन पकड़िए कि इस तरह से ये पैसा आ रहा है कि नहीं। अब 13 करोड़ की बिहार की आबादी बिल्कुल में, सहमत, आप जो कह रहे हो नहीं, तो देखेंगे भी। देखिए 13 करोड़ की बिहार की आबादी में 2 करोड़ लोग 100 रुपया नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल देंगे। अभी वो व्यवस्था ही नहीं है, वो व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं और वो पैसा लोग तो आगे जा ही नहीं रहे, हम तो अभी बात कर रहे हैं जी। अभी आपको जितना करोड़ों रुपए तो अभी भी खर्चा हो गया बिल्कुल होगा हो रहा 2 है, साल में, बहुत खर्च। अब भारत वो देश है, जितना हमने समझा है, अगर हम आपको 10 रुपए चाय पिलाते हैं तो कोई ना कोई हमारा भी उसमें हित होता है, या तो मोहब्बत होती है या आपको लेके कहीं होता है। अब लोग मन में सवाल ये है कि जो आदमी पैसा दे रहा है, कुछ उम्मीद तो वो भी कर रहा होगा। राहुल जी आरोप भी लगाते हैं मोदी जी पे कि देखिए चुनाव में फंडिंग करवाए थे अडानी जी, बाद में पोर्ट दे दिए, लखनऊ के एयरपोर्ट दे दिए। ऐसा है, वो बहुत बड़े लोग हैं, वो लोग देश चलाते हैं, हम देश नहीं चलाते, हम छोटा सा अभियान चला रहे हैं। सरकार बनवाई थी महाराज। आपने कहा कि लोग पैसा क्यों दे रहे हैं? पैसा इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने उनके राज्य में जो सरकार चल रही है वो सरकार बनाने में हमारा कंधा उन्होंने देखा है। तो हमारा उनसे भाईचारा है। उनकी सरकार है, उसमें वो मंत्री हैं, उसमें कोई
बिजनेसमैन है, उसमें कोई एमपी है, उसमें कोई एमएलए है, तो वो लोग मदद कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि उनको तो वही कांसीराम जी वाला फॉर्मूला मालूम है कि प्रशांत जी को तो 10 साल लगेगा बिहार जीतने में, तो अभी वो बिहार में कॉन्ट्रैक्ट नहीं खोज रहे हैं। क्लियर हो गया होगा ना? नहीं, वो तो जिसने काम किया होगा, पार्टी ने पैसा दिया होगा। मैं कह रहा हूं कि पार्टियों के जो बेनिफिक्टर्स हैं वो एक बहुत बड़ा जैसे टीएमसी है, तो टीएमसी को पैसा देने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होगा ना भाई, वहां पर 50 लोग दे रहे हैं। उस 50 में 10 आदमी ऐसा भी हो जो कह रहे नहीं भाई प्रशांत किशोर आदमी ठीक है, ये प्रयास कर रहा है, इसने तो कोई हमसे पैसा नहीं लिया, हम चाहते थे टीएमसी जीते, टीएमसी जीत गई, उस समय तो इसको कोई पैसा हमसे लिया नहीं। दोस्त बना लिया आपने, दोस्त बनाए, और वो लोग पैसा दे रहे हैं, उनसे हाथ फैलाकर मांग रहे हैं। पहली बार जीवन में पैसा मांग रहे हैं लोगों से, कभी मांगा नहीं किसी से पैसा। मांग रहे हैं कि भाई बिहार में व्यवस्था बनानी है, दो पैसे दोगे तो सलाह दूंगा। निजी जिंदगी में कोई दोस्त है कि खाली 24 घंटे कोई सियासत? कोई नहीं। ये तो प्रोफेशनल फ्रेंड्स, मतलब प्रोफेशनल फ्रेंड तो सर गिवन डर नहीं लगता? मतलब प्रोफेशनल फ्रेंड कह लीजिए, एक्विंटेंस कह लीजिए, फ्रेंडशिप जिसको आप प्योर फॉर्म फ्रेंड्स तो नहीं कह सकते। बट बेनिफिट वाली दोस्ती जो होती, कई बार खून पीने वाली चल गए तो बढ़िया है चांद तक, अगर ना चल पाए खून पी जाएंगे जोक की तरह ही लोग। ऐसा ही है, लोग जीतते हैं तो दोस्त हैं, जब उनकी मदद के लिए नहीं खड़े होंगे तो हमारे खिलाफ भी लोग बोलते हैं। कुछ विषय है जिन पर आपकी राय जानना चाहते हैं जी। अभी जातिगत जनगणना की बात चल रही है, हालांकि संसद में जात पूछ ली गई, उस पर काफी बवाल हो गया जी, आपका क्या सोचना है? बिल्कुल जातिगत जनगणना के हम पक्ष में हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातिगत जनगणना देश के विकास का पेनिसिया नहीं है जैसा लोग बता रहे हैं। अगर जातिगत जनगणना हो जाने मात्र से समाज का भला हो जाता तो पूरा देश जानता है कि बिहार में कौन लोग गरीब हैं। एससी एसटी की गणना तो हो रही है, सबको मालूम है कि एससी एसटी समाज में शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक नजरिए से पीछे हैं, उनका सुधार क्यों नहीं हुआ? जो लोग ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होगी और देश का माहौल बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो तो ऐसे हुआ कि आप कह रहे हैं कि आप लाइब्रेरी में जाओगे और आइंस्टीन बन के निकल आओगे। अरे भैया, लाइब्रेरी में किताब है, उसको पढ़ोगे, पढ़ के इंटरनलाइज करोगे, तब तो कुछ कर पाओगे। जातिगत जनगणना होने से या किसी भी उस तरह की जनगणना या सर्वे से जिससे कि समाज के बारे में बेहतर सरकार के पास जानकारी मिले, उसका फायदा है, लेकिन फायदा तब है जब उसके आधारित आप पॉलिसी बनाएं, उस तरह की टारगेटिंग हो। सिर्फ जातिगत जनगणना कराकर वोट लिए और सो गए तो भाई सबको पता है बिहार सबसे देश में गरीब राज्य है, किसको नहीं मालूम है? ये तो आपके पास गणना है कि यहाँ प्रति व्यक्ति आए 34,000 रुपए है, तो उसको सुधार दो पहले। तो जातिगत जनगणना के पक्ष में है, लेकिन मैजिक नहीं होगा, ये मैजिक नहीं है। और चुनावी फायदे के लिए जो लोग ये बात कह रहे हैं वो देश को गुमराह कर रहे हैं। भाई आप खुद 60 वर्ष सरकार में थे, आपको किसने रोका था जातिगत जनगणना कराने से? पिछला जो सेंसस हुआ था देश में, वो तो जातिगत जनगणना के आधार पर कराया ही गया था, उसको रिलीज नहीं किया कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने। फिर मोदी जी आए हैं, तब तो इन्होंने सेंसस ही नहीं कराया अभी। लेकिन अगर हो तो जातिगत जनगणना हो, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक। आप मुझे ये बताइए, किसको नहीं मालूम है कि किस जाति के कितने लोग कहां रहते हैं? दिन रात नेता यही चर्चा करते हैं लोग, और समाज को बेवकूफ बना रहा है कि जातिगत जनगणना होगा तब पता चलेगा। भाई हर बूथ पर लोगों को मालूम है किस जाति के कितने लोग रहते, दिन रात तो यही गणना लोग कर रहे हैं और समाज को बता रहे हैं भैया जातिगत जनगणना होगा तो जैसे लग रहा है कि कोई नई डिस्कवरी हो जाएगी। भाई सबको पता है कि बिहार में जो अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं वो सबसे गरीब और पिछड़े हैं। सबको मालूम है कि अति पिछड़ों की जनसंख्या यहाँ 35% है। संभव है कि आप जनगणना कराएंगे तो 1% ज्यादा होगा या कम होगा, लेकिन 30-35% यहाँ अति पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं। ये बात कोई डिस्कवरी की नहीं है, ये तो पता है सबको भाई। ठीक। आरक्षण पर आपकी क्या राय है? क्योंकि एक वर्ग मानता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जो गरीब है उसे मिले, उसको लेकर आपका क्या थॉट प्रोसेस है? बिल्कुल, जो संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है आरक्षण को लेकर, उसको आगे बने रहना चाहिए। अब लोगों का तर्क ये है कि संविधान में तो इसका प्रोविजन 10 साल 20 साल के लिए किया गया था। बिल्कुल नहीं, संविधान में 10 साल के लिए व्यवस्था या 20 साल के लिए की गई थी, लेकिन उसके साथ में ये भी लिखा गया था, ये शायद उनकी आशा अपेक्षा रही होगी कि 10 साल में ये सामाजिक विषमता दूर हो जाएगी। तो अगर आपने पहले 10 साल में पंचवर्षीय योजना में कहा कि देश से गरीबी उन्मूलन कर दिया जाएगा, गरीबी उन्मूलन नहीं हुआ, तो क्या आप गरीबी उन्मूलन के प्रयास बंद कर देंगे? तो अगर आरक्षण से जो लाभ, जो स्थिति, जो आउटकम संविधान बनाने वालों लोगों ने किया होगा वो नहीं मिली, तो आपको आरक्षण को जारी रखना है। कब तक जारी रखना है? तब तक जारी रखना है जबकि उन वर्गों को जो कि
जिनको आरक्षण मिल रहा है उनकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति सामान्य वर्ग के बराबर ना हो जाए। जब बराबर हो जाए तो आप हटा लीजिए आरक्षण। ठीक, जॉब प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, प्राइवेट कंपनीज में रिजर्वेशन होना चाहिए। जन स्वराज में हम लोग इसके आगे जाकर बोल रहे हैं। मान लीजिए कि आपने जॉब में रिजर्वेशन दे दिया, इतनी बड़ी राजनीति होती है। बिहार में 13 करोड़ की आबादी में सरकारी नौकरियों में 23 लाख लोग हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सबकी गणना कर लीजिएगा तो टोटल 23 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी है। प्रतिशत के टर्म में हुआ 1.97%। मतलब 98% आदमी को तो सरकारी नौकरी से कोई लेना देना ही नहीं है, ना उसको मिला है ना आगे मिलने वाला है। और उसी 2% में रिजर्वेशन 20% होना चाहिए कि 60% होना चाहिए, उसी में लड़ा कर पूरे समाज को मार दिया। अब लोग कहते हैं भैया प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए, चलो उसको भी जोड़ दो। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन कर दो तब भी 25% होगा, 30% होगा। भाई 40% समाज है जो इसके पास ना सरकारी नौकरी है, ना उसके पास प्राइवेट नौकरी है, ना उसके पास जमीन है, ना शिक्षा है, उसको तो इसका लाभ मिल ही नहीं सकता है। तो समानता की जो बात है, जो जन स्वराज के संविधान में हम लोग लिख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अगर आप समानता की बात कर रहे हैं तो समानता का अधिकार शिक्षा में, भूमि में, पूंजी में, ये तीनों में होना चाहिए। तभी आपको सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के साथ साथ अगर ये तीनों करोगे तभी आपको समाज में समता मूलक समाज की जो परिकल्पना लोग करते हैं तभी वो आपको देखने को मिल सकती है। और जनस्वराज आएगा तब जब टिकट से चुनाव लड़ेंगे। अब जनता पूछती है कि जनस्वराज में टिकट पाने का क्या आधार होगा, क्यों ये सवाल बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जो मुझसे कहे कि प्रशांत जी ने कहा था कि सारे यूट्यूब पत्रकारों को बचा लेंगे, कोई केस हुआ, बाद में भुला गए। फिर कुछ लोग कहे कि वाईफाई लगवाने कहे थे, वो भी नहीं लगवाए हमारे लिए। अब वो कह रहे हैं कि हमको डर लग रहा है कि प्रशांत जी के इर्द गिर्द बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं और कई सारे, अब कर्पूरी ठाकुर जी के शायद कोई खानदान से भी आपके यहाँ ज्वाइन कर लिया है या कई और दूसरी पार्टी से। अब वो कह रहे हैं वो बाकी पार्टी से भी लेने लगे हैं। तो फिर हम लोग को डर है कि जो युवाओं में उम्मीद थी कि झंडा हम बुलंद किए, टिकट नेताजी का लड़का ले जाएगा। देखिए ऐसा है, मैंने जन स्वराज अभियान जब शुरू हुआ तो एक स्टडी कराया था, एक आंकड़ा जारी किया था। पिछले 30 वर्ष में बिहार में जितने लोग सांसद विधायक बने हैं वो किसी भी दल से बने हो, सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही, ये रिवीलिंग डेटा है, सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बिहार में सांसद विधायक पिछले 30 वर्ष में बने। दल कोई भी रहा हो। आपको एक उदाहरण देता हूं। यहां पर अभी डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी, वो भाजपा के नेता हैं। सम्राट चौधरी जी कौन है? इनके पिताजी हैं शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी जी जब कांग्रेस का राज था तो उसमें विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी